नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न कमीशंस यानी कि विभिन्न आयोगों के बारे में जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। खास पॉलिटी में इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। डीपीएसपी, प्रस्तावना और आयोग यानी कि कमीशंस के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका विवरण है अनुच्छेद 280 में, और राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या राष्ट्रपति इसको 5 वर्ष की अवधि से पहले भी गठित कर सकता है? तो आंसर है हाँ। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे नंद किशोर सिंह, और वित्त आयोग की संरचना में 1 अध्यक्ष होंगे और 4 साथ में सदस्य होते हैं, यानी कि कुल होते हैं 5, और इन सब की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये कब तक किसके प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वित्त आयोग के सदस्य कार्य करते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है कि केंद्र और राज्यों के मध्य करों के वितरण एवं केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों के संबंध में सिफारिशें देता है। सिफारिशों की प्रकृति जो होती है वो सलाहकारी होती है, यानी कि बाध्यकारी नहीं है कि सिफारिश दे दी कि ऐसा करना है तो केंद्र या राज्य उसको करने के लिए मजबूर हों। और आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों तथा उन सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण संसदों के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कई बार पूछा गया है, तो केसी नियोगी है। अब बात करें निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका विवरण है भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 329 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। नियुक्ति इसकी भी राष्ट्रपति के द्वारा। प्रमुख कार्य क्या होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन कराना और मतदाता सूची तैयार करना। इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, और बाकी चुनाव तो हमें पता होते हैं। संरचना संविधान में स्पष्ट नहीं है, लेकिन वर्तमान में त्रिसदस्यीय यानी कि 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य 2 चुनाव आयुक्त। आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है एवं तीनों सदस्यों की स्थिति एवं शक्तियां समान हैं। कार्यकाल की बात करें तो संविधान में निर्वाचन आयोग का संविधान में नहीं लिखा था कि कितने वर्ष का कार्यकाल होगा, लेकिन संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, मतलब 6 वर्ष पहले पूर्ण हो जाए या 65 वर्ष की आयु हो जाए तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। और इनका वेतन जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित है। इससे भी क्वेश्चन बनता है, भारत की संचित निधि पर भारित है। पद मुक्ति संसद द्वारा उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है, अर्थात किसी कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, उसके आधार पर हटाया जाता है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। और इसके बाद अभी क्या है आप हमें बताएंगे। देखिए वर्तमान वाले जो भी है ना वीडियो, वो इसलिए लास्ट में देखे जाते हैं क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। अब बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की। तो इसका विवरण भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक है। लोक सेवा आयोग की स्थापना की दिशा में सबसे पहला अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रयास किया गया चार्टर एक्ट 1853 में। इससे क्वेश्चन बना है कि किस एक्ट में? तो चार्टर एक्ट 1853 में, और इसमें सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और 1926 में इसका गठन कर दिया गया। अनुच्छेद 315 कहता है कि केंद्र, राज्य और संयुक्त आयोग संसद के द्वारा गठित किया जाता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथासंभव आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कोई प्रशासनिक पद पहले से धारण कर चुके हों, यानी कि उनको अनुभव हो 10 वर्ष का भारत सरकार के अंतर्गत या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत। ठीक है। कार्यकाल इसका भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूरा हो। इसके अलावा स्टेट वाले जो पीएससी होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक।
जो केंद्र के होंगे वो राष्ट्रपति को देंगे त्यागपत्र, और बाकी राज्यों वाले राज्यपाल को देंगे। तो यूपीएससी के सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के कदाचार की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद ही उन्हें हटाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जबरदस्ती उनको हटा देते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कदाचार की जांच भी सुप्रीम कोर्ट करेगी, और लेकिन इसमें क्या है, राज्य वालों में पद से हटाने की अंतिम शक्ति राज्यपाल के हाथ में। और हटाया किन कारणों पर जाएगा? पागल या दिवालिया, शारीरिक अक्षमता हो, या लाभ का पद कहीं और ग्रहण कर रखा हो, तो सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद पद से हटा सकता है। संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए कोई न्यूनतम संख्या वर्णित नहीं है कि कितने सदस्य हो सकते हैं। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें, सदस्यों की संख्या आदि का निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति को, और राज्य लोक सेवा आयोग के हैं तो राज्यपाल को शक्ति दी जाएगी। सिविल सेवाओं तथा सिविल पदों की नियुक्ति के तरीके से संबंधित मामलों पर यूपीएससी से विचार विमर्श किया जाता है, और आयोग की सलाह केंद्र के लिए हालांकि बाध्यकारी नहीं होती है, किंतु केंद्र सरकार को संसद में यह बताना पड़ता है कि उसने आयोग की सिफारिश को किस आधार पर नहीं माना है। संघ लोक सेवा आयोग वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है। इसके बाद बात करते हैं कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका विवरण है भाग 5 में। अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक है। नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर। राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। संविधान में कैग की योग्यता एवं कार्यकाल के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद के बनाए हुए कानून के अनुसार कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। पद से इन्हें उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, अर्थात कदाचार अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। और कैग किसी भी समय अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। कैग अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत आए हैं, कैग अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। वेतन भारत की संचित निधि से ही प्राप्त करता है, और कैग संघ की कार्यपालिका का एकमात्र ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक नहीं है। इंपॉर्टेंट है, कैग संघ की कार्यपालिका का एकमात्र ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। ठीक है, फ्री है ये। कैग का प्रमुख कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्य की लेखाओं यानी कि अकाउंट्स की जांच करना। इसका विवरण दिया है अनुच्छेद 149 में। इस बारे में कैग प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। राज्य के अकाउंट्स यानी कि लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाएगी। केंद्र और राज्यों की लेखाओं के प्रारूप फॉर्मेट्स के संबंध में कैग की सलाह के अनुसार नियम बनाने की शक्ति किसे है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो है राष्ट्रपति को, और ऐसा विवरण दिया है अनुच्छेद 150 में। इस संबंध में राष्ट्रपति कैग की सलाह मानने के लिए बाध्य हो जाता है। कैग भारत की आकस्मिक निधि, भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है कि ये सही तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी खातों का परीक्षण करेगा। संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी कैग कार्य करता है। कैग केवल तभी ऑडिट कर सकता है जब पैसा खर्च किया जा चुका हो। पैसे खर्च करने से पहले नहीं बता सकता सही हुआ गलत हुआ है। भारत के पहले कैग थे वी नरहरि राव और वर्तमान कैग गिरीश चंद्र मुर्मू। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। तो जीएसटी काउंसिल गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है। ठीक है, इसका विवरण है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 279A1 में इसका विवरण है, और जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है, और अध्यक्ष हैं इनके केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, और सभी 28 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं जीएसटी काउंसिल में। और काउंसिल के तहत केंद्र सरकार को 1/3 मत कोटा होता है, और जो राज्य होते हैं बाकी बचे हुए उनको 2/3 मत कोटा होता है। और प्रत्येक निर्णय होगा, कोई भी निर्णय होगा तो उपस्थित मतदान के 75% यानी कि 3/4 लोग अगर उसको हाँ में सहमति देंगे
तो उस हिसाब से ही मान्य होगा। केंद्र का कोटा 1/3 पूछा गया क्वेश्चन, राज्य का कोटा 2/3, और कोई चीज अगर पारित करनी हो तो 3/4 बहुमत से पारित की जाती है। अब इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इनका पूछा जाता है कौन से अनुच्छेद में इनका विवरण है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसका विवरण है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, इसको जोड़ा गया इंपॉर्टेंट है कौन से संशोधन में, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में, अनुच्छेद 338 में इसका विवरण है। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में अनुच्छेद 338 और 338 ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 338 ए बताता है कि इसमें जोड़ा गया कौन सा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि एसटी के लिए, ट्राइबल्स के लिए जो आयोग बनाया वो 338 ए है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया एससी के लिए वो है अनुच्छेद 338 में, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत। संरचना पूछी गई कई बार, तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनमें एक महिला सदस्य जरूर होनी चाहिए, और इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति महोदय। कार्यकाल होता है 3 वर्ष, और इनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण करने की पूरी शक्ति होती है राष्ट्रपति को। कार्यकाल याद रखना 3 वर्ष है। प्रमुख कार्य है एससी एसटी के कल्याण, उनके अधिकारों के संरक्षण की सिफारिशें देना, एससी एसटी संवैधानिक संरक्षण संबंधित मुद्दों का निरीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। इसके अलावा एससी एसटी के हितों का अतिक्रमण करने वाले मामलों की सुनवाई करना। आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा एससी एसटी को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर आयोग से परामर्श लिया जाएगा। सरकार आयोग के सिफारिशें मानने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन परामर्श करना अनिवार्य माना गया है। कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी ये तुम्हें आयोग मिल रहे हैं सब अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति दोनों सदनों में रखेगा, एक में नहीं रख सकता। कहीं भी ऑप्शन मिले काट देना, अगर कहीं लिखे राष्ट्रपति एक सदन, नहीं, राष्ट्रपति दोनों सदनों में वो रिपोर्ट रखेगा। यदि आयोग की रिपोर्ट का संबंध किसी राज्य सरकार से है तो उपयुक्त कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, और वह राज्य विधानमंडल में, अगर उसमें राज्य विधानमंडल दोनों सदन तो वहां रखा जाएगा, एक सदन है तो वहां रखा जाएगा। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत गठन किया गया। 102वें संविधान, इंपॉर्टेंट, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका पैतृक मंत्रालय यानी पुराना मंत्रालय वो था केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और लक्षित वर्ग हैं सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसका लाभ क्या हुआ? उसका लाभ यह हो गया कि अब इसे सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हो गई। ओबीसी से जुड़े मामले सीधे संसद के पटल पर रखे जाएंगे। निर्वाचित सरकार के द्वारा आयोग की मांगों की उपेक्षा करना अब हो जाएगा कठिन, क्योंकि परामर्श लेना ही पड़ेगा, और ओबीसी के कल्याण का मार्ग होगा प्रशस्त। इसके बाद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की बात करें तो 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको ऐड किया गया। भाग 17 है भाषाएं, अनुच्छेद 350 खा में इसको जोड़ा गया है। नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, और उद्देश्य है भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना और परामर्श देना। तो अभी तक हो गए संवैधानिक निकाय। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, देखिए नाम में आपको लगता है इससे असंवैधानिक, जबकि असंवैधानिक नहीं कहना चाहिए, हिंदी इसकी होनी चाहिए गैर सांविधिक निकाय, यानी कि जिनका विवरण संविधान में नहीं है। तो बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। इसकी टैगलाइन भी याद रखो, कई जगह पूछ लेंगे, तो इसका है सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो में। तो इसकी मूल रूपरेखा कहाँ हुई? इसकी यूएन से चली है। तो 10 दिसंबर 1948 को
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, व्यक्तिगत गरिमा, स्त्री पुरुष समानता, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक समता तथा स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का उल्लेख किया। भारत ने 1948 में मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, किंतु मानवाधिकारों के संबंध में संस्थागत प्रयास शुरू हुए 1993 में। इसके बाद भारत में आता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये यूएन का नहीं, ये भारत का है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसे सांविधिक निकाय बनाया गया। एनएचआरसी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, इंपॉर्टेंट है, कैसे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अब ये हो गया सांविधिक निकाय। उच्च स्तरीय समिति में होगा कौन कौन सा, तो प्रधानमंत्री होंगे, उनकी अध्यक्षता होगी, प्लस लोकसभा अध्यक्ष होंगे, राज्यसभा का उपसभापति होगा, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। इसका मतलब हो गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार 5 सदस्यीय निकाय गिन लीजिए, जिनमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उप सभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अध्यक्ष, टोटल 5। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी यहां पर एक छोटी सी गलती हुई है, एनएचआरसी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के बारे में, और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं उसमें प्रधानमंत्री, उच्च स्तरीय समिति के तो अध्यक्ष हमने आपको बता दिया है कि प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके अलावा ये 4 सदस्य और होंगे। इसके बाद हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो उसके 5 सदस्य निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे, और उन अध्यक्ष में कौन कौन हो सकता है उसके बारे में अर्हताएं बता देते हैं। तो अध्यक्ष जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या तो मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होगा, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश होंगे, और 3 ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें मानवाधिकारों से संबंध में व्यापक जानकारी हो अथवा व्यवहारिक अनुभव हो, और कम से कम एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। और इसके पदेन सदस्य कौन होते हैं, यानी कि जो अपने आप ऑटोमेटिक बन जाते हैं, वो होते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अब 70 वर्ष कैसे याद रखेंगे भाई, सीधी सी बात है, जब कह दिया है, ये देखिए यहाँ पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त हो तो 70 वर्ष तो पहुंचने ही चाहिए ना, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य यद्यपि आयोग में पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। कार्यकाल समाप्ति के बाद केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि मान लीजिए अगर वो उनको अध्यक्ष बनाया जाए या उनको सदस्य बनाया जाए, वो ऐसे डिसीजन जानबूझ के लें जिससे भविष्य में उनके राजनीतिक या किसी अन्य कैरियर में उनको फायदा दे। तो ये होता है कि आप एक बार इनके अध्यक्ष या सदस्य बन तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे, जिससे आप स्वतंत्र निर्णय लें, निष्पक्ष निर्णय लें। आयोग द्वारा अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित की जाती है। आयोग प्रतिवर्ष अपने दायित्वों के निर्वहन एवं सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति द्वारा आयोग की रिपोर्ट को संसद के दोनों पटलों पर प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। टैगलाइन है सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा, इंटीग्रिटी प्लेज। 1964 में स्थापना होती है सीवीसी की। के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति के सिफारिशों के आधार पर सीवीसी की गठन होता है। प्रारंभ में सरकार के आदेश के द्वारा स्थापना हुई। केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003 के द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। संरचना तो एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता होगी, 2 अन्य सतर्कता आयोग होंगे, यानी कि टोटल हो गए 3। और सीवीसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर करेंगे। और समिति में होंगे कौन कौन से, सीवीसी में प्रधानमंत्री तो हो गई होगा जब उन्हीं की अध्यक्षता है, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे और लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे।
अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, किंतु कार्यकाल समाप्ति के बाद केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे। सीवीसी किसी भी मंत्रालय अथवा विभाग के अधीन नहीं होता है और यह एक स्वतंत्र निकाय होता है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और सीवीसी सलाहकारी निकाय है, इसकी शर्तें या सलाह मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं होती है। इससे कोई न्यायिक अधिकार नहीं है। आयोग ना तो किसी को अपराधी को दंड देने की शक्ति है आयोग को, ना ही भ्रष्टाचार के आरोपियों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज करने की शक्ति है। कोई जांच एजेंसी नहीं। सीबीआई या सरकारी कार्यालयों में सीवीसी के माध्यम से मामले की जांच की जाती है। मतलब सीवीसी कोई जांच एजेंसी नहीं है, इसके माध्यम से जांच की जाती है। अब बात करें लोकपाल और लोकायुक्त की, तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से स्थापित किया गया। यह भी एक सांविधिक निकाय है। स्वीडन की ओम्बुड्समैन अवधारणा से यह प्रेरित है, पूछा गया है क्वेश्चन। और इस अवधारणा को अपनाने वाला गुयाना प्रथम विकासशील देश था। लोकपाल भारत में ओम्बुड्समैन की अवधारणा केंद्रीय विधि मंत्री कुमार सेन द्वारा प्रस्तुत की गई। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया एमएल सिंघवी द्वारा। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश 1966 में ही कर दी गई थी, लेकिन 2013 में बनाया गया। 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक पारित हुआ और लोकसभा विघटित हो गई, इसलिए वह समाप्त हो गया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा लोकपाल के गठन की सिफारिश पुनः की गई 2002 में और लोकसभा विधेयक के प्रस्ताव पर सिफारिशें देने के लिए प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन किया गया 2011। और ये देखिए अन्ना हजारे साइड में बैठे हैं दुखी, और महात्मा गांधी हंस रहे हैं, हमें चाहिए सक्षम जन लोकपाल। 2013 में सिविल सोसाइटी द्वारा व्यापक जन आंदोलन के प्रभाव से लोकपाल बिल संसद में पारित होता है। 16 जनवरी 2014 से अधिनियम लागू हो जाता है और केजरीवाल की एंट्री हो जाती है। लोकपाल की संरचना की बात करते हैं तो लोकपाल में एक अध्यक्ष तथा 8 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होता है सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश होते हैं। अध्यक्ष के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जिसे प्रशासन अथवा प्रबंधन के मामले में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव हो। और जो अन्य 8 सदस्य होते हैं उनमें 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, जबकि 4 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग अथवा महिला श्रेणी से होने चाहिए। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु। अभी आप भूल जाएंगे कितना कार्यकाल कैसा क्या है, तो उसके लिए हम एक अलग पीडीएफ बना देंगे कि 5 वर्ष वाले एक साथ याद कर लेना और 5 वर्ष मैक्सिमम आयु वाले एक साथ याद कर लेना, 3 वर्ष वाले अलग याद कर लेना। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। और चयन समिति होती है, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उसमें, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है अथवा सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है और एक विधि का विशेषज्ञ होता है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए संसद के 100 सदस्य अपने हस्ताक्षर वाली याचिका राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करेगा और अगर उसे लगता है कि आरोप सही है तो राष्ट्रपति के लिखित आदेश के द्वारा लोकपाल को पद से हटा दिया जाएगा। लोकपाल का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की बात कर लेते हैं तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, बी, सी और डी अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल है। राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं है। लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक ही सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित ना हो। मतलब इसके अतिरिक्त कई आरोप हों अगर, तो उसमें प्रधानमंत्री पर भी क्षेत्राधिकार लोकपाल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति का नहीं। लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है कि सभी लोक सेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की कुल संपत्ति को सार्वजनिक रूप से घोषित करें, अपनी और साथ साथ अपने आश्रितों की। इसके पास सीबीआई की जांच करने तथा उसे निर्देश देने का भी अधिकार है। लोकपाल को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। ये ऑप्शन में आपको मिल जाता है कि सत्य है या असत्य है। चलिए अब बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन।
तो इसकी टैगलाइन है सूचना के आधार का सुदृढ़ीकरण। स्थापना होती है सेंट्रल सीआईसी की आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। 2005 में नोडल विभाग है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इसके अंतर्गत कार्य करता है। इसकी संरचना में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और मैक्सिमम 10 सूचना आयुक्त अन्य हो सकते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और सब में देखो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्य समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इसमें होते हैं 3 सदस्य, प्रधानमंत्री प्लस लोकसभा में विपक्ष के नेता प्लस प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, किंतु सूचना के अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य यद्यपि आयोग में पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। आयोग का मुख्य कार्य आरटीआई एक्ट 2005 के तहत लोगों द्वारा मांगी गई सूचनाओं को तय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना है। आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है शासन एवं प्रशासन के मामलों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का समावेश करना है। आयोग के निर्णय इंपॉर्टेंट है, बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ केवल और केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। अब बात करते हैं सबसे बढ़िया एजेंसी सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सत्यमेव जयते इसकी टैगलाइन है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई है? दिल्ली, कई बार आया क्वेश्चन, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत, और ये भारत सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु इसका गठन किया गया था। 1963 में से गंभीर अपराधों की जांच की शक्ति का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। सीबीआई कार्मिक, पेंशन, लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। अब बात करते हैं नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, टैगलाइन वही है। गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले क्या था? योजना आयोग। अध्यक्ष नीति आयोग के, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा, संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। ठीक है, मतलब जहां पे मुख्यमंत्री हैं वो, केंद्र शासित में भी जहां पे मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होंगे, और जहां पर केवल एलजी हैं यानी कि उपराज्यपाल हैं वो शामिल होंगे संचालन परिषद में। पदेन सदस्यता होगी प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। क्षेत्रीय परिषद भी इसमें होते हैं, तो क्षेत्रीय परिषद में विशेष क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और राज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करता है क्षेत्रीय परिषद में। तदर्थ सदस्यता किसकी होती है? तो प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से संबंधित बारी बारी से 2 पदेन सदस्य बनाए जाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ होता है भारत सरकार का सचिव, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जहां जिनकी जरूरत हो। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब की बात कर लेते हैं। तो एक है टीम इंडिया हब, उसी में है, तो इसमें राज्य और केंद्रों के बीच इंटरफेस का यह कार्य करता है। इसके अलावा है ज्ञान और नवोन्वेष यानी कि नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जो कि नीति आयोग का है थिंक टैंक माना जाता है। नीति आयोग के उद्देश्य की बात करें तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना होता है, रणनीतिक दृष्टिकोण तथा दीर्घकालिक नीतियों के लिए फ्रेमवर्क का निर्माण करता है, अंतर सरकारी और अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करता है, विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाता है, राज्यों की विकासात्मक गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं विधि आयोग की, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। तो कानून संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए समय समय पर गठन किया जाता है। यह ना तो सांविधिक आयोग है, ना ही सांविधिक विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अधीन है। भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन होता है 1955 में भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान। इसके बाद बात करें पहले प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की, तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसे बनाया गया था। बाद में मोरारजी देसाई के केंद्र सरकार में मंत्री बन जाने के कारण के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 2 रिपोर्टें प्रकाशित की 1966 और 1970 में।
इसके बाद आता है दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में। तो कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में इसे बनाया गया। 2009 में आयोग ने भारतीय शासन प्रशासन प्रणाली में सुधारों के लिए 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की। इसके बाद आती है बहुत अच्छी एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA, आपने काफ़ी नाम सुना होगा। तो स्थापना होती है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत दिसंबर 2008 में। अखिल भारतीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों की जांच करने तथा उन पर अंकुश लगाने के लिए NIA का गठन किया गया है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वयकारी भूमिका निभाता है। और NIA है, ये गलत लिख गया, NIA के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसके बाद बात करें ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो स्थापना होती है 1997 में। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संरचना इसकी क्या है, एक अध्यक्ष होंगे, न्यूनतम 2 और मैक्सिमम 6 सदस्य हो सकते हैं एक अध्यक्ष के अलावा, यानी कि मिनिमम कुल 3 और वैसे 7 सदस्य हो सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रहा हो। अन्य सदस्यों का चयन ऐसे व्यक्तियों से किया जाएगा जिन्हें टेलीकॉम उद्योग, वित्त लेखांकन, प्रबंधन अथवा उपभोक्ता मामलों के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं रेगुलेटरी ट्राई के? तो दूर संचार सेवाओं का विनियमन करना होता है। दूर संचार सेवाओं के विस्तार के लिए निष्पक्ष, समान और पारदर्शी परिवेश का निर्माण करना होता है। सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस की सेवा शर्तों की अनुशंसा करते हैं। लाइसेंस शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। दूर संचार सेवा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना होता है। अब बात करते हैं RBI की। हर बार क्वेश्चन मिलता है, इकोनॉमिक्स में मिलता है लेकिन पॉलिटी में भी आ सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स में पढ़ लेना, RBI एक्ट 1935। बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB की बात करें तो इसकी बात करें तो भारत सरकार का यह स्वायत्त निकाय है। स्थापना होती है 2016 में। मुंबई में कार्यालय है। RBI के केंद्रीय कार्यालय में प्रथम अध्यक्ष विनोद राय थे। वर्तमान देख लेना, अभी भानु प्रताप शर्मा जब PDF बनाई तब थे। BBB के कार्य हैं सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों के अध्यक्षों का चयन करना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रशासन में सुधार लाना, सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के चयन की सिफारिश करना, विकासशील और व्यावसायिक रणनीति तैयार करके बैंकों की मदद करना, पूंजी जुटाने की योजना तैयार करने में बैंकों की मदद करना। अब बात करें NGT की। ये आपको आता है एनवायरमेंट इकोलॉजी में, ये क्वेश्चन आएंगे NGT से संबंधित। तो NGT एक्ट 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई। भारत विश्व का कुल तीसरा जबकि पहला विकासशील देश है NGT गठन करने। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड NGT गठन किया। मुख्यालय दिल्ली प्लस 4 कितने पूछा गया, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं NGT के? तो 4 हैं। कहाँ कहाँ हैं? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। याद करने के लिए चेन्नई में भोंपू का कोलाहल याद करने की ट्रिक है। चेन्नई में भोंपू का, विसिलपोड़ू बोलते हैं ना, विसिलपोड़ू CSK वाले, तो चेन्नई में भोंपू का कोलाहल। तो याद रखोगे चेन्नई में भोंपू यानी कि भोपाल, पुणे और कोलकाता 4 हैं क्षेत्रीय कार्यालय। मुख्यालय है दिल्ली में। NGT एक्ट 2010 के तहत अनिवार्य है कि NGT के पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर किया जाए। इसका एक अध्यक्ष होगा, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जाता है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और मैक्सिमम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हों। इसके बाद करें CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। ठीक है, इसकी टैगलाइन है स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध। स्थापना होती है 1974 में। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत यह स्थापित किया गया। प्रकृति यह सांविधिक निकाय है और इसके जो नोडल एजेंसी है यानी कि मंत्रालय है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय।
सीपीसीबी की शक्तियों का स्रोत क्या है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। इसके बाद वायु गुणवत्ता एवं प्रबंधन आयोग यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्थापना होती है 2020 में। मुख्य उद्देश्य है दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना तथा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करना। क्षेत्राधिकार इसके अंतर्गत मतलब कौन से क्षेत्र आएंगे? तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। संरचना है एक अध्यक्ष सहित कुल 18 सदस्य। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष। पहले अध्यक्ष थे MM कुट्टी। अब आयोग और उसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन से हैं ये मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगा, कुछ चेंज हो गए हैं। जैसे वित्त आयोग 15वें के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, CAG कैग के अध्यक्ष, GST काउंसिल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसके अलावा 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष, 21वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष, NIA के अध्यक्ष। ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो इनके जो अभी लिखे हैं ये इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये कुछ चेंज हो गए हैं, तो ये आपको करंट में ही देखना है, अभी नहीं देखना है। तो ये थे आपके विभिन्न कमीशन जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप एक साथ कर लेंगे। और इसमें भी अभी ये तो हमने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको याद करने की ट्रिक, क्योंकि अभी तो हमने आपको बता दिया लेकिन आपको भी पता नहीं चलेगा किसके कार्यकाल 65 वर्ष है, किसका 70 है, किसकी 3 वर्ष मतलब मैक्सिमम एज, और किसका कार्यकाल 3 वर्ष, किसका 5 है, कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है, कौन सांविधिक निकाय है, कौन गैर सांविधिक है। तो उस सब की हम ट्रिक आपको बना के एक साथ बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।